बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जो आज UN इजलास से ख़िताब करेंगे और इस ख़िताब में जो मुख्तलिफ नकात कहा जा रहा है कि वो उजागर करेंगे या उन पर आवाज़ उठाएंगे। सबसे अहम मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इसके साथ साथ मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है उसको भी उजागर किए जाने का इम्कान है। जबकि इसी हवाले से अगर मज़ीद आपको बताएं तो न्यूयॉर्क में कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस फोरम पर ख़िताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये कहा कि TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बाइस है। TTP और दाइश से दरपेश ख़तरात का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। ये जो अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन की बात कर रहे हैं कि जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा ख़ित्ते का अमन उस तरह से मुस्तहकम नहीं हो सकेगा या बरकरार नहीं रहा जा सकता। इस पर हम मज़ीद अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या समझते हैं, कौन कौन से अहम नुकात वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से उठाए जाने चाहिए इस इजलास के ख़िताब के दौरान। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट अतीक रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करेंगे। सर क्या समझते हैं निगरान वज़ीर आज़म को अपने इस खिताब के दौरान कौन कौन से अहम नुकात और कौन कौन से मसाइल पर रोशनी डालनी चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काकड़ साहब बहुत जो डिप्लोमेसी के माहौल में या डिप्लोमेसी के जो तरीक़ाकार हैं उससे तो नाशना है। अलबत्ता ये जो तकरीर होती है जो जनरल असम्बली में की जाती है वो पूरी वज़ारत ख़ारजा तैयार करती है और सारे लोगों से उसका फ़ीडबैक लेती है और उसके बाद में तकरीर की जाती है। अब इसमें हमारे लिहाज से तो उनको सबसे पहले तो जहाँ उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की, मीनिंग देयर बाय कि वो इस वक्त मगरिब की तरफ रुख कर गए हैं और दाइश का जो मुझे ये लगता है कि दाइश का जो मामला है वो उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि दाइश जो है वो पैदावार अमेरिका की है और अमेरिका जहाँ जाता है वहाँ उससे पहले दाइश को भेजता है। वो एक किस्म की उनकी एक खुफिया फोर्स है जो कि वो उनके लिए लड़ती है और फिर उनको दबाने के लिए अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है, उनके लिए माहौल क्रिएट करती है। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है उन्होंने ये कहा कि साहब ये दाइश और TTP इज़ ए कम्प्लीटली फंडेड बाय द इंडिया। अब मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने कुछ काम जो है क्योंकि इसमें फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो इंडिया के हवाले कर दिए। जैसा कि अब इंडिया ने जिस तरह के जुल्म सितम कर रखा है दुनिया भर में, अब जो सिखों को मार रही है और मणिपुर के अंदर ईसाइयों को मार रही है और इसके अलावा पंजाब में भी मार रही है और अब तो ये है कि उसने KGB का रोल अदा करना शुरू कर दिया है और वो कनाडा में जाकर लोगों को मारने लग गई है और बरतानिया में भी जाकर एक सिख को मारा है। तो जून के महीने के अंदर ये दोनों वाक़यात हुए हैं। तो अब सवाल ये है कहने का है कि जो गलती ये लोग कर रहे हैं, मगरिब और रूस दोनों मिलकर अलग अलग ये गलती कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और वो कोई आदमी उससे सवाल नहीं करता कि क्या किया जाए। ये ट्रूडो है, जो ट्रूडो के पहले जब ट्रूडो इंडिया आया था तो उस वक्त भी इसकी इनकी बेइज्जती की थी और ट्रूडो ने जाकर वहाँ बयान दिया था कि साहब मुझे इधर ले गए उधर ले गए, इसके बाद में मुझे मेरा दौरा ख़त्म हो गया, वहाँ कोई काम का कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में उन्होंने अब भी ये है कि कनाडा को उन्होंने उसका मरकज़ बना लिया है क्योंकि हर जगह पर जहाँ पर भी लीडर हैं खालिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है उसको दबा रहे हैं। तो अब जो सवाल आपका है उसमें तो ये कश्मीर का मसला उठना चाहिए और ये जो अफ़गानिस्तान में जो मदाखलत का मामला ये उठना चाहिए और ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि इंडिया का जो किरदार है वो इतना घिनौना है और इतना चेहरा बदनुमा है, इतना चेहरा उसका दहशतगर्दी से भरपूर है जहाँ पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। और अब दुनिया को आँखें खोलनी चाहिए कि वो कनाडा में भी मुखालफत कर रहा है, बरतानिया में भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी करेगा। अब ये एक वाक़या ज़रूर हुआ है कि एक पाँचों ममालिक ने एक इंटेलिजेंस ग्रुप बना लिया है जो कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा पर मुश्तमिल है, इनके इंटेलिजेंस एजेंसियों पर जो वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ताहम हम ये समझते हैं कि ये बात ऐसी है कि जिसमें पाकिस्तान को कश्मीर के मामले को हम नज़र नहीं आता है गुफ्तगू के अंदर उनकी वो कश्मीर के मामले पर तो जो मज़ालिम है उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहरहाल, लेकिन ये है कि उसको ज़ोरदार अंदाज में करना चाहिए और कश्मीर का ये मौका आपको एक वक्त में मिलेगा क्योंकि जिस वक्त अमेरिका उनसे ये कहेगा कि साहब आप ये जो मामलात हैं इधर के साउथ चाइना सी के ये हम पे छोड़ दें, अलबत्ता हमें फैसिलिटेट करें अपनी बंदरगाहों से, लेकिन आप लड़ाई जो ज़मीन पर लड़ाई करें तिब्बत में या वहाँ तो वो आप संभालें।
उस वक्त हमें मौका मिल सकता है, क्योंकि वो टू फ्रंट वार पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त हमें तैयारी करनी चाहिए और ये मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब भी हम यही सवाल लेकर आएंगे कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आलमी बरादरी के सामने मुल्क की हालिया दहशतगर्दी से निपटने के लिए डू मोर का मुतालबा करना चाहिए आपकी नज़र में? जी, डू मोर तो बनता है, हम पे क्यों नहीं बनता। डू मोर अगर पाकिस्तान नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने ये तमाम जो 20 साल जंग हुई और आज तक जो है सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी मुल्क ने किया है तो वो पाकिस्तान ने ही किया है। और अगर पाकिस्तान ने ये ज़्यादा सफ़र किया है फाइनेंशियली और ह्यूमन लॉस की वजह से, तो उसके पीछे जो हाथ हैं वो अमेरिका का हाथ भी है और इंडिया का हाथ भी है। उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। ये हर चीज़ जो है आया है। हम इसके हवाले से एक बहुत बड़ा डोजियर जो है बालाकोट इंसिडेंट के बाद जो है हम यूएन को और बाकी तमाम अदालत जो बड़े दुनिया के इदारे हैं उनको दे चुके हैं। उसमें तमाम शवाहिद हमने दिए कि किस तरीके से रॉ जो है हर चीज़ में, हर टेररिज्म के एक्ट के पीछे वो इन्वॉल्व रही है, लेकिन उसका कोई जो है ना खातर हमें रिजल्ट नहीं मिला। जहाँ तक काकर साहब का ताल्लुक है, ये उनका पहला विजिट है, पहला पेटेंट एड्रेस होगा यूएन का। जो उनकी गुफ्तार है, गुफ्तगू है, गुफ्तार है, जो इंग्लिश की उनकी जो महारत है वो बहुत अच्छी है। ऑलरेडी उन्होंने जो एक एड्रेस किया वहाँ के थिंक टैंक वगैरह को, वो अच्छी बातें की। तो वो जहाँ तक उनकी डिलीवरी है वो तो सही है, लेकिन अब बात सारी ये है कि वो पाकिस्तान में जो हर आदमी है वो अब क्या देख रहा है कि ये अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करेंगे वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की आगे कि जी हमें जो है क्या करना चाहिए और कैसे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये जो है उन्होंने किस दौर से, किस अंदाज से कहना है, वो अब सारी बात है। वो जाहिर है कि वो कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे। ये हमें सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न कश्मीर है। अफगानिस्तान भी हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और माशी हालात जो है वो तीसरे। ये तीन बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि ये जो कनाडा की जो बात हुई, वहाँ जो एक सिख जो है वो मर्डर हुआ, और कनाडा और इंडिया की पहली दफ़ा इस किस्म की चपकरें शुरू हुई और उनके जो रिलेशंस हैं वो बड़े रॉक बॉटम पे चले गए हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो अमेरिका है वो खड़ा हो गया है कनाडा के साथ, क्योंकि वो तो हमेशा या इजराइल और इंडिया की जो बात जब होती थी तो वो उसी के साथ जो है। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा अतीक साहब से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अतीक साहब, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस फोरम पे जब बात की है वज़ीर आज़म ने, तो अनवारुल हक काकर साहब का ये कहना था कि दाइश और टीटीपी का जो सर उठाना एक मरतबा फिर से, और इससे दरपेश जो ख़तरात हैं उनसे हमें निमटना है और मिलकर सामना करना है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आर्मी बरादरी का, क्या इस पर रिएक्शन आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी एक अहम ये डेवलपमेंट है जो कनाडा और इंडिया के हवाले से हुई है। और अगर पाकिस्तान का टेररिज्म के हवाले से किरदार देखें तो पाकिस्तान दहाइयों पर मुश्तमिल जो है एक तवील जंग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता आया है, और पाकिस्तान इसमें फ्रंट लाइनर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सफ़र भी किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफ़र किया है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर ने सफ़र किया है, पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसके हवाले से पाकिस्तान ने सफ़र किया है। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हवाले से पाकिस्तान को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीजें अगर देखें तो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तान की ग्रोथ है, जो पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है, उस पर जो है वो आप देख लें कि दहाइयों पर मुश्तमिल ये हर्फ आता रहा है। लेकिन इस ऐसी सूरत हाल में कि पाकिस्तान ने दुनिया का साथ नहीं छोड़ा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा वो फ्रंट पे रही है। तो अब दुनिया का किरदार, दुनिया को ये बखूबी इल्म है कि ये इस वक्त जो नई लहर जो है आने का खदशा बन रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और टीटीपी के कदम है और दीगर जो जमातें हैं इनके हवाले से, तो आलमी दुनिया को ये समझना है कि पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगा कि अब पाकिस्तान को जो है वो तमाम जो इसके जो ममालिक हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनकी सपोर्ट हासिल होगी। पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट जरूरत। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। और नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं आज के दूसरे टॉपिक के हवाले।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन की होने वाली मुलाकात के हवाले से। इस मुलाकात में मुल्की सियासी और तमाम तर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इसी मुलाकात के दौरान ज़राए ये बताते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से आसिफ अली जरदारी से कहा गया कि आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बयानबाजी चल रही है वो ठीक नहीं है, इससे सियासी कशीदगी फैल रही है। जबकि आसिफ अली जरदारी ने उनको जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमने ऐसा कुछ किया है, हम आईनी और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहे हैं, किसी से महाज आराई नहीं कर रहे हैं। और चौधरी शुजात हुसैन ने इस पर मज़ीद ये कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। ये जो मुलाकात की अंदरूनी सूरत हाल और अंदरूनी गुफ्तगू हमारे सामने आई है, इस पर जान लेते हैं कि हमारे मेहमानों के क्या तासुरात हैं, उनको क्या लगता है, क्या सोच कर चौधरी शुजात हुसैन ने मना किया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो सियासी कशीदगी का माहौल है इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या आने वाले वक्त में एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि PDM तर्ज की ही हुकूमत सामने आएगी? नुसरत मिर्ज़ा साहब, चौधरी शुजात हुसैन का आसिफ अली जरदारी को मना करना कि ऐसा ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ऐसा करने से सियासी महाजराई हो सकती है, सियासी कशीदगी फैल सकती है, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, चौधरी शुजात साहब जो है वो एक सुलझू आदमी हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ में उनका बड़ा पुराना रिश्ता है। एक ज़माने में थोड़ा सा वो बिगड़े थे जब मुस्लिम लीग जो है वो सफ़ारा हो गई थी परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ये भी सफ़ारा हो गए थे और फिर इनको बुला के धमकी दी थी, ये नहीं माने थे, तो इनके भाई को जो कि पंजाब बैंक का सरबराह था उनको उठा लिया गया था। तो उसके बाद से ये सीधे हो गए थे और फिर बाद में इन्होंने कभी भी नहीं की। और जबकि ये वादा करके गए थे किसी बड़े सियासी मुस्लिम लीगी से, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया उस वक्त कि ये मुझसे हमसे कहे गए, हम सारा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन वो उन्होंने जब बुला के इनसे कहा तो फिर ये सीधे हो गए। अब उसके बाद में उनको तजर्बा आया कि भाई जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट से महाजराई की वो अब गया। लेकिन अब जिस तरह की आप सूरत हाल देखते हैं उसमें आसिफ जरदारी एक बहुत एम्बिशियस आदमी है और उसको जैसे कहते हैं कि एक आसिफ जरदारी और सब पे बारी, वो इस लिहाज से है कि वो बहुत दिनों तक इंतजार करता है। वो ये भी कहता है कि आप लोग जो है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि आप लोग जो है 3 साल के लिए आते हो, लेकिन हमारे लिए हम तो सारी उम्र रहते हैं। एक आदमी हमें मिला जमाने 2016 में जिसने जरदारी साहब को कैद किया था नवाब शाह के अंदर, जो इंस्पेक्टर का भाई था और वो अफगान जो कैंप था उसका कमिश्नर था। उसने हमें कहा कि हमारे भाई को ने इसको कैद कर लिया था क्योंकि ये सामान जो है इधर से उधर करता था। लेकिन बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता तफसील में। तो अब बात ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी जो जहनी हालत है वो तो ये है कि वो अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं। जो उनकी खोई हुई जो सूरत हाल है, जो खोई हुई उनका जो ताकत है पंजाब में, क्योंकि पंजाब को वो अपना घर समझते थे पीपल पार्टी, उसको बहाल करना चाहते हैं। वो जो भी तरीका इख्तियार करे, मुस्लिम लीग उसको पसंद नहीं करेगी और मुस्लिम लीग अपने जहन बना के रखा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से फिर एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेना शुरू किया है, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बैठ कर, वो नवाज शरीफ साहब के मुशीर रहे, हमें पता है कि उनकी जहनी हालत क्या है और इनकी हालत क्या है। हम सिंध में रहते हैं तो वो हमें पता है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये लड़ाई तो बिलाखिर होकर रहेगी, क्योंकि ये बनती नहीं है किस्सा। क्योंकि अगर ये इनके दरमियान में बन भी जाए तो इनका मुस्लिम लीगी और जो पीपल पार्टी का जो वर्कर है वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो मुस्लिम पीपल पार्टी का वर्कर कभी मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा जो पंजाब का, और जो मुस्लिम लीग है वो पीपल पार्टी को वोट नहीं देगा। तो अब ऐसी सूरत हाल ये कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन ये जो लड़ाई है ये बनती है। और ये लड़ाई जाकर ये बतदरीज जैसे जैसे मुश्तरका दुश्मन ख़त्म होगा, जो बज़ाहिर ख़त्म होगा, वैसे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर नज़र आएगा कि सब जैसे वो जो अबू सुलेमान है वो उसके मामला ख़त्म हो गए हैं या अबू कासिम के मामला ख़त्म हो गए हैं। तो वो फिर ये लोग जो है मिर्ज़ा साहब आने वाले वक्त में अगर एक मरतबा फिर से इंटरिम गवर्नमेंट या मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आता है तो क्या फिर भी मुश्किलात दरपेश होंगी? देखो जी, आप बस बात मेरे ख्याल में ये काफ़ी हो गया है। अगर जो भी इक़्तिदार की कशमकश के खिलाड़ी हैं, जो हम अपने आप को खिलाड़ी तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसको सब स्टूडेंट हैं इसके, और पीर साहब पगाड़ा के बाद में जो बात को समझते थे एस्टेब्लिशमेंट को, उसमें से हम भी शामिल हैं। तो हम में ये बात कहते हैं कि ये लड़ाई तो होनी है, और ये जो बांध के रखा हुआ था ये तो कुछ लोगों ने बांध के रखा था इन लोगों को,
सही। अदरवाइज और उसमें जरदारी का भी हाथ था और शुजात का भी हाथ था। लेकिन उसमें से एक आदमी तो निकला ना, इनका परवेज इलाही तो निकला ना, जो एक पहला एक तो क्रैक तो हुआ। ऐसा ही है। अब जो कुछ भी आप कहें, लेकिन क्रैक तो हुआ एक, और क्रैक होते चले जाएंगे, क्योंकि अब ये जो सिलसिला चल रहा है जी जी। ये रुकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहरा चला गया है मामला। और जो मैंने और इसके असरात भी देर पाए। ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। ज़रा दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का माइंडसेट ये है कि वो पंजाब में अपना पॉलिटिकल स्टांस बहाल करना चाहते हैं, तो क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को काफ लीग के साथ अगर इत्तेहाद होता है, इससे कोई सियासी फ़ायदा भी हासिल हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए जी, ये जो दो किसी वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी, पीवीपी और पीएमएलएन, ये इन्होंने मजबूरी या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2006 में साइन कर ली थी, लेकिन इनके दोनों के आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये उस वक्त भी एक दूसरे के हरीफ थे और आज भी वो एक दूसरे के हरीफ हैं। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं। पीडीएम भी ये किसी प्यार और मोहब्बत की वजह से नहीं हुई, अपने अपने इनके मकासद थे, उसकी वजह से ये हुई। और वो आपने देखा होगा कि पीडीएम की जो मूवमेंट कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की तरफ जो गामजन हुई, तो उसमें भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट थे। आज भी इलेक्शन के लिहाज से उनके जो बयान है वो डिफरेंट है। अब मसला क्या हुआ है कि पहले जो है पीएमएलएन कहती थी कि पीपल्स पार्टी ने हमें 2006 के बाद जो हमने साइन करने के बिट्रे किया। 2013 इलेक्शन के रिजल्ट में पीपल पार्टी ने कहा कि हमें पीएमएलएन ने बिट्रे किया और हमें एक रीजनल पार्टी बना दिया। आज जो पीपल पार्टी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा नेशनल पार्टी बनूं, और वो नेशनल पार्टी वो उसी वक्त बन सकती है जबकि वो अपना खोया हुआ मकाम तो अगर नहीं, कम से कम जो है वो जो है एक अच्छे खातर हुआ इन रोड जो है वो पंजाब में या साउथ पंजाब में और कुछ सीटें इनके साथ या सीट एडजस्टमेंट करके वो ले ले। लेकिन सीट एडजस्टमेंट्स में पीएमएलएन नहीं मानी, दोनों ने अपनी अपनी जारी रखी। अब इन्होंने जिस तरह के ये आईपीपी बन गई पीटीआई से, और वो दूसरी पार्टी जो हटक की बन गई, ये दोनों जो है पीपल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं गए। और खासकर जो आईपीपी की जो है वो तरीन की, ये पीपल पार्टी समझती है कि पीएमएलएन का जो है इसमें अमल दखल ये जरूर था, तो इसलिए अब वो उसने दूसरी जो है ना हलीफ जो है ढूंढने शुरू किए। पीएमएलक्यू एक अच्छी खासी एक यहाँ पर जमात थी, लेकिन वो अब तो हिस्सों में तकसीम हो गई है। और जो उसका जो मेन स्टेज जो था जो परवेज इलाही, वो इस वक्त तकरीबन इररिलेवेंट हो गया हुआ है, वो पीटीआई की तरफ वो चला गया है। जो जहाँ तक जो शुजात का ताल्लुक है वो एस्टेब्लिशमेंट का पहले भी बनता रहा, आज भी रहा, और वो ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, इसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अतीक साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल कंपेटिटर्स हैं और ये हमेशा इसी तरह रहेंगे। अगर किसी के साथ इत्तेहाद होता भी है तो वो वक्ती होता है, उसके बाद ये अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह से मना कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी को और ये कह रहे हैं कि सियासी कशीदगी मत बढ़ाएं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इसके पीछे कौन सा सियासी मफाद हो सकता है आपकी नज़र में? देखें, इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर आपदा नज़ुका के बाद अगर कोई सियासतदान ऐसा है जो रिकॉन्सिलिएशन की या पार्टी के दरमियान बैठ के बात कर सकता है और बैठ के पार्टीज को जो है किसी ऐसे काम पे ला सकता है कि जहां पर वो आपस में कोऑर्डिनेशन और जो रिलेशन है वो डेमोक्रेसी प्रॉस्पेरिटी उसकी बेहतरी किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो चौधरी हुसैन है और उनको बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ है कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन जो है वो एक तरह से सर पर खड़ा हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब की बेहतर पोजीशन में आना, उनके फ्यूचर जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में जो की पॉलिटिक्स है वो आपकी इल्म में है कि वो शख्सियात वो बड़े बंदी की सियासत के तौर पर जो है वो आपको ग्रास रूट लेवल पर नजर आता। तो पीएमएल और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो नजर नहीं आता, लेकिन अगर नेशनल लेवल देखें तो वहां पर वो एक साथ रिक्त है। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म और सरबरा IMF की मुलाकात हुई है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है और मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाने के लिए इस अज़्म का इयादा किया गया है कि आने वाला वक्त यकीनन गैर मुस्तहकम नहीं होगा बल्कि मौशी इस्तेहकाम भी आएगा पाकिस्तान में। इस मौके पर सरबरा IMF की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है उस पर हम गौर करेंगे और उसी को अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। वो कहती हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और यही पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है। अतीक रसूल साहब, अब अगर हम इस स्टेटमेंट पर गौर करते हैं जो सरबरा IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाए और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पाकिस्तान का तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही टैक्स चोरी का है। आपको क्या लगता है, क्या टैक्स चोरी जो है वो ख़त्म हो सकती है या इसको रोकना मुमकिन है? कितना मुश्किल है? इसके लिए कानूनी तकाज़ों पर किस तरह से अमल किया जाना चाहिए, ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान इनकम टैक्स का सिलसिला वो एक बहुत ही जैसे हमारा मुल्क जब सफर करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स नेट उनको लाया जाए, कवानीन किया जाए। और अतीक साहब, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इंटरनेट चेक कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रहे। हम आपकी जानिब वापस आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? जी, ये स्टेटमेंट तो मैं बिल्कुल उसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक और IMF जो अमेरिका ने जो क्रिएट की थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दें, अगर नहीं लेते तो ज़बरदस्ती दें और उनको इतना कर्जदार बने कि वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो खो दें और उनके ऊपर वो पूरे डिपेंडेंट हो जाए। इसी पॉलिसी पे वो गामजन रहे हैं और जो तरीकाकार जो IMF का आज तक यही रहा है कि वो प्रो रिच है। उसने ये कभी आज तक नहीं कहा कि जी अमीरों को जो है ना उनके मराहत को कम करो, तनख्वाहों को कम करो, अपनी वेस्टफुलनेस को ये कम करो, इस तरह की कभी कोई बात नहीं की। हाँ, टैक्स के ऊपर जोर दिया है, सब्सिडी के ऊपर जोर दिया है और वो तमाम एंटी पुअर पॉलिसी जो है वो फॉलो करती रही है। अभी असल में बात क्या हुई है कि सबसे बुरा डील जो पाकिस्तान ने किया IMF के साथ, जब से हमने IMF से कर्ज लेना शुरू किया है, वो 2019 में PTI ने लिया था। उसका खमियाजा जो है हम आज तक भुगत रहे हैं और डिफॉल्ट के स्टेज पर ये पहुंच गए हैं। लेकिन उसके साथ हुआ क्या ये है कि IMF जो है ना वो भी बदनाम हो गई है, क्योंकि IMF ने भी कभी इस बेदर्दी के साथ किसी क्लाइंट स्टेट को इस तरीके से नहीं रगड़ा दिया था कि जी वो कोई उसकी बात माने ही नहीं और वो अपनी ही मर्जी जो है मनवाते रहे, चाहे वो आपके पास खाने के लिए है, लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, क्या उनकी हालत हो गई है। उन्होंने कहा नहीं जी आपने ये पूरा करना है, रेवेन्यू पूरा करना है, टैक्स पूरा करना है, कहाँ से करना है ये आपकी मर्जी है। हाँ, फ्यूल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, अपनी फ्री करेंसी को छोड़ दो, इस तरह की वो चीजें करते रहे। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अतीक साहब फरमाइएगा, आपकी बात जो अधूरी रह गई थी प्लीज उसे मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, अतीक साहब हमारे साथ नहीं है। नुसरत मिर्जा साहब, आपसे आपका कमेंट जानना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं ये जो MD IMF की जानिब से मुतालबा सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान से जो है टैक्स चोरी खत्म हो सकती है कभी? देखिए, बदकिस्मती ये है कि जो टैक्स चोरी का जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरा सिस्टम आपका, वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपका टैक्स चोर यहाँ पर, अगर ये निज़ाम रहता है जो कि इस वक्त मौजूद है, वो निज़ाम तो इस टैक्स चोरी को जिला बख्शता है और वो टैक्स चोरी को इनकरेज करता है। अब सूरत हाल ये है कि बदकिस्मती की बात यह है कि सरबरा IMF जो है वो हमारे साथ में हमें ये एडवाइस दे रहा है कि आप अमीरों से लें और गरीबों को दें, और किन से कह रहा है कि जो ख़ुद भी अमीरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सही। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि गुफ्तगू में जब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात बहुत अच्छी रही, उन्होंने कहा IMF के सरबराह ने ये कहा, खातून ने, और इन्होंने ये कहा कि तामीरी रही वज़ीर आज़म साहब ने। अब बहस ये है कि दोनों ने ये कहा कि साहब आप माशी हालत ख़राब करें, लेकिन बात यह है कि आपने जिस तरह से रगड़ा दिया है पाकिस्तान को, कभी भी तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपने रुला के हमें $1 बिलियन के डॉलर के दें और हमें उसको में से किया इस लिहाज से कि हमें वो
ये नहीं चाहते कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने दें, हम वो नहीं चाहते कि हम वो खून हमारा रिश्ता रहे। लेकिन अब बुनियादी तौर पर हम इंडिया से ये कहा गया कि आप ईस्ट की तरफ देखें, पाकिस्तान को हम मैनेज करेंगे। ये बात हिलरी क्लिंटन ने जब ये वहाँ वज़ीर ख़ारजा थी उस वक्त इंडिया को ये कहा था कि आप ये जो पाकिस्तान हर वक्त करते रहते हैं इसको छोड़ दें और यू लुक टुवर्ड्स ईस्ट, यानी साउथ चाइना सी पे देखें और चाइना के जो घेरा तंग हो रहा है उस पर तवज्जो दें। ठीक, वी विल टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जहाँ से आपको ख़तरा है, जो आप उसको जिसका दुश्मन समझती हैं। तो हमें जिस हालत में जो उन्होंने पहुँचाया है, और जब ये बात नहीं है कि इमरान खान ने किया है, कि बात ये है कि जिस वक्त हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ गए हैं तो बहुत अच्छी हालत में छोड़ के गए हैं। लेकिन जरदारी साहब ने आकर जो है सबसे पहले कर्जा लिया, और उसके पहले जो हमारे जो लेते थे ये इसाक डार साहब, ये इसाक डार साहब जो लेते रह गए। और ठीक है मिर्जा साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी अतीक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुतालिबे पर? देखें, IMF की तरफ से ये कहना जो है पहले ही मदरसा केस है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की रेट है वो IMF का आज अब देखिए इसके बाद भी बढ़ी। लेकिन एक बात दूसरी तरफ अगर आप इसका दूसरा एंगल देखें तो इस हवाले से दुरुस्त किया कि पाकिस्तान हमेशा से इशराफियत की चक्कर में रहा है। पाकिस्तान की 8 करोड़ आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है, और जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है उसमें उनका कोई पुराने तरफ से देना तरफ से जाहिर है वो नजर तो आ रहा है कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान दिए हैं, लेकिन जो मराहत जानना तबका है इसके ऊपर स्टेटमेंट है। अगर वो थोड़ा सा उनको चेक लोग करते हैं पेट्रोलियम के हवाले से बात करते हैं, सख्ती से मुतालबा करके एशिया का आप जो है वो तक लगा करो, वरना सिर्फ ज्यादा ये ख्याल है। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह के बाद।